जिसको कभी पप्पू कहा जाता था, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। आज वही प्राइम मिनिस्टर रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। जिनके स्पीचेस पे कभी लोग हंसते थे, राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी के पास तो दिमाग ही नहीं। राहुल गांधी के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं। आज वही लोग उनकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। जिनको कभी साइलेंट प्रिंस कहा जाता था, आज वो इंडियन अपोजिशन की सबसे बड़ी आवाज बन चुके हैं। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉट जस्ट अ कमबैक। यह है इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल कमबैक का स्टोरी, द कमबैक ऑफ राहुल गांधी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे राहुल गांधी ने अपने हेटर्स को अपना सपोर्टर बनाया और क्या वो इंडिया के नेक्स्ट पीएम होंगे। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मई 2014 पूरा देश टीवी स्क्रीन के सामने था। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, नरेंद्र मोदी। Modi will be the next prime minister and the BJP is forming the government. और दूसरी तरफ एक शख्स था जिसके चेहरे पर खामोशी थी, राहुल गांधी। राहुल गांधी what Rahul Gandhi has done. वो राहुल गांधी स्टेटमेंट राहुल गांधी का राहुल गांधी जो कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार देख रही थी। 60 साल से ज्यादा तक देश पर राज करने वाली पार्टी सिर्फ 44 सीट्स पर सिमट गई थी और इस हार का सबसे बड़ा निशाना बना दिया गया राहुल गांधी को। बीजेपी को इस इलेक्शन में 282 सीट्स मिले। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इंडिया के 16वें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 के बाद देश की कमांड भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ चुकी थी और तब शुरू हुआ एक ऐसा प्रोपेगेंडा वार जैसे भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। बीजेपी के आईटी सेल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी एक मिशन पर राहुल गांधी को नीचा दिखाना। उनके हर स्पीच का मजाक उड़ाया गया। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। उनके हर गेस्चर, हर स्माइल, हर सेंटेंस मीम बन गए। सोशल मीडिया पर दिन रात उनके खिलाफ कंटेंट फैक्ट्री चल रही थी। हर दिन एक नया वीडियो, एक नया क्लिप और एक नई ट्रोलिंग कैंपेन। और इंडियन मीडिया जो धीरे धीरे गोदी मीडिया के नाम से पहचाने जाने लगी, हर प्राइम टाइम में उनको एक कॉमेडी कैरेक्टर बनाकर दिखाती थी। ऐसा लगता था जैसे बीजेपी ने पूरा एक टीम डेडिकेट कर दिया हो सिर्फ राहुल गांधी की इमेज को तोड़ने के लिए। आपने वो कहावत तो सुना ही होगा, अगर किसी इंसान को तोड़ना हो तो पहले उसका कैरेक्टर तोड़ दो। और यही हुआ। आईटी सेल ने करोड़ों रुपए खर्च किए, उनके स्पीचेस को काट जोड़कर फनी बनाया गया। हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। कॉन्टेक्स्ट बदल दिए गए और उनके सीरियस स्टेटमेंट्स को भी मीम्स में बदल दिया गया। धीरे धीरे राहुल गांधी, जो एक वक्त पर कांग्रेस का नेक्स्ट लीडर, एक पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखे जा रहे थे, अब देश के लिए एक मीम मटेरियल बन गए। लोग उन्हें जोकर कहने लगे और उनका नया नाम बना पप्पू। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। ये वो दौर था जब पूरे इकोसिस्टम मिलकर उनकी इमेज को खत्म करने की कोशिश की। राहुल गांधी एक जोक बन चुके थे। कांग्रेस के लीडर होने के बावजूद न पार्टी उनकी सुन रही थी, न पब्लिक उन पे भरोसा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी सच होने वाली। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार। 20 मई 2019 17वीं लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आते हैं। कांग्रेस, जिसे पिछली चुनाव में 44 सीट्स मिली थी, इस बार सिर्फ उनको 52 सीटें मिली। देश की 543 सीट्स में से सिर्फ 52, मतलब 10% भी नहीं। और दूसरी तरफ बीजेपी 303 सीट जीतकर एक रिकॉर्ड बना देती है। 542 रुझान जो आपके सामने है, 344 वो एनडीए के खाते में, मोदी प्लस के खाते में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ
बीजेपी आईटी सेल और गोदी मीडिया को जैसे एक नया मौका मिल गया हो। राहुल गांधी एक बार फिर मजाक बन गए और सबसे बड़ा झटका था अमेठी का सीट। वो सीट जहां से इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी सब सांसद रहे, वही सीट राहुल गांधी हारे, और वो भी स्मृति ईरानी से एक मासिव वोट मार्जिन के साथ। हाँ, उन्होंने वायनाड सीट से जीत जरूर हासिल की, पर अमेठी का हार उनके दिल में छपा रह गया। ये सिर्फ एक सीट का हार नहीं था, ये लिगेसी का हार था, परिवार की इज्जत का हार था। कांग्रेस के अंदर भी अब आवाजें उठने लगी थी। जो लोग उनके सबसे करीबी थे एक एक करके उनके साथ छोड़ते गए। कई बड़े लीडर्स जिन्होंने सालों तक कांग्रेस का झंडा उठाया था, आज वो बीजेपी में शामिल हो गए और राहुल गांधी बिल्कुल अकेला रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे कहानी खत्म हो गई हो, जैसे राहुल गांधी का कमबैक अब कभी मुमकिन नहीं। मतलब हार गया आपका हीरो? हार गया। अब क्या करेगा आपका हीरो? विल ही गिव अप? घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। What do you mean? 22 सितंबर 2022 कन्याकुमारी के समंदर के किनारे एक सफेद टी शर्ट पहने इंसान खड़ा था, जिसे दुनिया पप्पू के नाम से जानती थी। लेकिन उस दिन उसका नया जन्म होने वाला था। उस दिन शुरू हुई एक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर के बर्फीली वादियों तक चलनी थी। 3000 किलोमीटर का सफर 150 दिनों में। पहली बार लोग राहुल गांधी को टीवी के फिल्टर से नहीं, व्हाट्सएप के एडिटेड क्लिप से नहीं, अपनी आंखों से देख रहे थे। जहां पहले उनके स्पीच के टुकड़े काट काट कर उन्हें जोकर बनाया जाता था, आज उनके पूरे स्पीचेस वायरल होने लगे और लोग हैरान रह गए, क्योंकि जिसे वो इलॉजिकल और इमेच्योर समझते थे, उसके अल्फाज में सोच थी, डेप्थ थी और जज्बा था। धीरे धीरे राहुल गांधी एक मीम मटेरियल नहीं बल्कि एक जननायक के रूप में उभरने लगे। बार बार कहा है आपके चैनल पर, कहीं वो जननायक है, वो जननायक है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ देश के हर कोने से लोग जुड़ने लगे। स्टूडेंट्स, फार्मर, आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और कई सेलिब्रिटीज भी। सड़कों पर चलती ये यात्रा अब एक मूवमेंट बन गई थी। बीजेपी आईटी सेल ने हर कोशिश की इस यात्रा को बदनाम करने की, नए नैरेटिव्स चलाए, नए ट्रोल्स बनाए, लेकिन इस बार उनके झूठ काम नहीं आए, क्योंकि लोग खुद सच देख रहे थे। और सच ये था, राहुल गांधी बदल चुके थे। ये उनका रिबर्थ था और भारत जोड़ो यात्रा उनके पॉलिटिकल कमबैक का प्रमाण। 7 जून 2024 18वीं लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आता है। ये इलेक्शन देश भर के लोगों के लिए एक शॉक वेव था। इलेक्शन से पहले हर टीवी चैनल, हर न्यूज़पेपर, हर चौक और हर सोशल मीडिया पेज पर बस एक ही नारा गूंज रहा था, अब की बार 400 पार। बीजेपी और उसके सपोर्टर्स को पूरा यकीन था इस बार वो इतिहास लिखने वाले हैं। गोदी मीडिया के एग्जिट पोल्स ने तो रिजल्ट से पहले ही 400 सीट्स का सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन जब 4 जून की सुबह ईवीएम के नंबर सामने आने लगे तो देश ने एक आश्चर्यजनक सच देखा। बीजेपी को मिले सिर्फ 240 सीट्स। 400 तो दूर की बात थी, वो अपने दम पर सरकार बनाने के भी पोजीशन में नहीं थे। कितना हुआ? 240। और जब स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हुए, वो एंकर्स जिन्होंने महीनों तक 400 पार का ऐलान किया था, वो खुद लाइव टेलीविजन पर आंखों में आंसू लिए रो रहे थे। 400 पार का नरेंद्र मोदी का नारा बैकफायर करता दिख रहा है। ये वो पल था जब रियलिटी ने प्रोपेगेंडा को हरा दिया। एनडीए ने टीडीपी और जेडीयू के सपोर्ट से 293 सीट्स तक पहुंचकर सरकार बना ली और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस ने 234 सीट्स जीती और कांग्रेस ने 99 सीट्स, जो पिछले इलेक्शन के मुकाबले में लगभग दुगना था। 10 साल बाद अपोजिशन ने इतनी यूनिटी और स्ट्रेंथ दिखाई थी और इसी इलेक्शन के बाद राहुल गांधी बने लीडर ऑफ अपोजिशन। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगहों से जीतकर अब लोकसभा में वापस आए थे, लेकिन इस बार उनके अंदाज में कुछ अलग था। अब वो राहुल गांधी नहीं थे जो लिबिर लिबिर करते थे, अब उनको चाहिए था फुल इज्जत। अब उनकी आवाज में वो दर्द भी था और दम भी। पार्लियामेंट के अंदर जब वो बोलते थे तो उनके अल्फाजों में एक आग उबलती थी। वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और एनडीए से सवाल पूछते। सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। और हर सवाल एक तीर की तरह उनकी झूठे नैरेटिव को छेड़ जाता। आप कहते हो ये सब आतंकवादी है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे जमीन पे चल सकते?
सकते हैं मान्यवर। आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 7 साल में 70 बार पेपर लीक। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है। इस स्टेज पर लोग राहुल गांधी को पसंद करने लगे थे। आज के टाइम में देश सरकार नहीं चला रही, आज के टाइम में देश एलओपी राहुल गांधी चला रहे हैं। और फिर आई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राहुल गांधी ने खुलेआम बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर वार कर दिया। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में वोट चोरी की वजह से आई है। उन्होंने बताया कि कैसे एक ही एड्रेस पर हजारों फेक वोट्स डाले गए, कैसे बल्क वोटिंग से पूरा सिस्टम मैनिपुलेट हुआ। और जब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा तो खामोशी छा गई। फिर राहुल गांधी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 25 लाख फर्जी वोट का खुलासा किया। पूरा देश सुन रहा था और पहली बार लोगों को लगा कोई तो है जो सिस्टम से लड़ रहा है। सिस्टम के अंदर घुसकर उनके स्पीचेस, उनकी इंटरव्यूज, उनके रील सब वायरल होने लगे। आज राहुल गांधी हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं और एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी अब 2029 के प्राइम मिनिस्टरियल रेस में सबसे आगे है। लोग चाहते हैं कि वो 2029 में देश के प्रधानमंत्री बने। और हाँ, अगर बिहार में खेला होता है तो शायद ये सफर 2029 से पहले ही मुकम्मल हो जाए। इस टॉपिक को मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, टाइम मिले तो जरूर देखना, मजा आएगा। लेकिन दोस्तों, चाहे आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो या नहीं, राहुल गांधी की कहानी एक बड़ी सीख देती है। जिंदगी चाहे कितनी भी अनफेयर क्यों ना हो, लोग चाहे आपका कितना भी मजाक उड़ा ले, अगर आप अपने प्रिंसिपल्स और एथिक्स पर टिका रहे तो एक दिन आपका वक्त जरूर आता है। अब सवाल ये है, क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूँ मीसम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। जय हिंद।